हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसके 3 भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की क्लास में हम चौथा भाग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। अभी तक हमने प्रमुख रूप से कुछ खनिज पदार्थों के बारे में देखा है और भी कुछ खनिज पदार्थों को देखते हैं जो कि ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमें ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो शुरू करते हैं। ऊर्जा संसाधन वे जैविक और अजैविक पदार्थ जिनके उपयोग से ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती है वो ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैविक पदार्थ जिनमें जीव होता है और अजैविक पदार्थ जिनमें जीव नहीं होता है। तो वे सारे जैविक और अजैविक पदार्थ जिनसे हमें ऊर्जा या शक्ति मिलती है वो ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। वर्तमान युग ऊर्जा शक्ति पर आधारित है। हमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा, ऊष्मा, बिजली की जरूरत पड़ती है। तो वर्तमान युग जो है वो मुख्य रूप से ऊर्जा पर आधारित है। जो देश जितनी अधिक ऊर्जा उत्पादित करता है वह उतना ही विकसित देश कहलाता है। जिस देश के पास ज्यादा ऊर्जा है, जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है, वो उतना ही ज्यादा विकसित होता जाता है। मनुष्य और पशु शक्ति ये जैविक संसाधन है। मनुष्य और पशु शक्ति जैविक संसाधन है। वहीं इनसे प्राप्त ऊर्जा सीमित होने के कारण इसका उपयोग भी सीमित हो जाता है। मनुष्य और पशु शक्ति वाली जो ऊर्जा है, चूंकि उनकी ऊर्जा सीमित है, इसीलिए इनका उपयोग भी सीमित हो जाता है। वहीं कोयला, पेट्रोलियम, गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ये अजैविक संसाधन कहलाते हैं। इनमें जीव नहीं होते हैं और इनके उपयोग से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जो कि आज के वर्ल्ड में पैदा की ही जा रही है। आगे देखते हैं आवश्यकता और महत्व। ऊर्जा के संसाधनों की आवश्यकता क्यों है और क्या क्या महत्व है। ऊर्जा संसाधनों के बिना मानव सभ्यता के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मानव सभ्यता का विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो ऊर्जा संसाधन तो अनिवार्य है। अब ऊर्जा संसाधन किस किस काम आते हैं वो देख लेते हैं। देश के आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए ऊर्जा संसाधन बड़ी मात्रा में जरूरत है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिए, उद्योग चल सके और उनका उत्पादन बढ़ सके, इसके लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जनसंख्या, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनके छोटे छोटे उपयोग में पंखा चलाना है, बिजली चलाना है, एसी चलाना है, टीवी चलाना है, मशीन चलाना है, कोई भी बेसिक काम करना है, हमें तो ऊर्जा की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए भाई ऊर्जा होगी तो उद्योग बड़ी मात्रा में विकास कर पाएंगे और उद्योगों का विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। घरेलू कार्य में, कृषि के कार्यों में, उद्योगों में, परिवहन में, संचार प्रणाली में, अंतरिक्ष खोजों के लिए सभी जगह हमें ऊर्जा की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। अब हम देखते हैं ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण के ऊर्जा संसाधनों को हम किस प्रकार अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है आपका परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं? परंपरागत ऊर्जा संसाधन मतलब जिन ऊर्जा संसाधनों का प्राचीन काल से उपभोग किया जा रहा है, पुराने जमाने से ही हम इसका उपयोग किए जा रहे हैं, इन्हें ही परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। जैसे कि कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत है, ये सारे परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। जल विद्युत के अतिरिक्त ये सभी परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित और समाप्य संसाधन है। ये जो 4 नाम लिखे हैं, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, इनमें कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जो है वो सीमित है और निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे यदि इंसान ऐसे ही यूज करता रहा तो। वहीं जो जल विद्युत है वो असमाप्य है। इसको और डिटेल में आने वाली स्लाइड में हम समझेंगे। अब दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। जो ऊर्जा संसाधन आधुनिक युग में, आज के समय में प्रचलन में आए हैं, वे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, ये आज के समय में बहुत ज्यादा प्रचलित हुए हैं। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा शक्ति, ये सब क्या है? ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। परमाणु ऊर्जा के अतिरिक्त सभी गैर परंपरागत संसाधन असीमित और असमाप्य है। इसमें इस परमाणु ऊर्जा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सारे जो है वो असीमित है और असमाप्य हैं, कभी नहीं खत्म होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित होने से असमाप्य ऊर्जा संसाधनों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, वो समाप्त होने वाले हैं निकट भविष्य में। इसीलिए जो असमाप्य ऊर्जा संसाधन है उस पर बहुत ज्यादा विकास पर जोर दिया जा रहा है। भविष्य में यही संसाधन ऊर्जा के स्थायी विकल्प होंगे। ये जो असमाप्य संसाधन है, जैसे कि सौर ऊर्जा है,
जैसे कि पवन ऊर्जा है, ये निकट भविष्य में बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है कोयला। यह आधुनिक औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत ऊर्जा संसाधन रहा है। कोयले की वजह से ही हम मुख्य रूप से आज भी बड़ी मात्रा में बिजली पैदा करते हैं, तो यह आधुनिक औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत रहा है। मुख्य उपयोग ताप विद्युत उत्पादन और लौह अयस्क के प्रगलन में किया जाता है। कोयले का जो मुख्य उपयोग है वो ताप विद्युत, मतलब कि कोयले को जलाकर पानी से भाप बनाई जाती है और उन भाप से टरबाइन चलाकर बिजली पैदा की जाती है, तो इसे कहा जाता है ताप विद्युत। तो कोयले का मुख्य उपयोग जो है वो ताप विद्युत उत्पादन और लौह अयस्क के प्रगलन में, लौह अयस्क को गलाने के लिए किया जाता है। कोयला ऊर्जा एवं शक्ति संसाधन के साथ ही एक महत्वपूर्ण कच्चा माल भी है। ये ऊर्जा भी देता है, शक्ति भी देता है, इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट कच्चा माल भी है। कोयले से कोक बनाते समय अनेक उप उत्पाद प्राप्त होते हैं। कोयले से जब आप कोक बनाओगे उसके साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट भी हमें मिल जाएंगे, जैसे कि रंग है, इत्र है, दवाइयाँ, कीटनाशक, उर्वरक, कृत्रिम धागे, कोलतार, टाप, अमोनिया, बेंजीन, ये सारी चीजें मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कोयले में उपस्थित कार्बन, वाष्प और जल की मात्रा के आधार पर कोयले को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कोयले को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। किस आधार पर? उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, उसमें जल वाष्प कितना है, इसके आधार पर। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला है एंथ्रासाइट कोयला। ये सर्वोच्च श्रेणी का कोयला है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला है वो एंथ्रासाइट है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है। कार्बन की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा मिलती है। इसमें पानी की मात्रा कम होती है, 2 से 5%, और वाष्प जो है वो 25 से 40% होता है। मतलब ये बेस्ट क्वालिटी का कोयला है। ये सबसे कठोर, चमकदार, स्वच्छ और रवेदार होता है। जलने पर धुआं नहीं देता क्योंकि इसमें जल की मात्रा कम है, कार्बन की मात्रा ज्यादा है। ये नीली लौ के साथ जलता है। जब जलाओगे तो इसकी लौ जो आएगी वो नीले कलर की होगी और सबसे अधिक ताप देता है क्योंकि कार्बन की मात्रा इसमें ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रकार का कोयला बिटुमिनस कोयला। ये द्वितीय श्रेणी का, सेकेंड क्वालिटी का होता है। कार्बन की मात्रा इसमें 60 से 80% होती है। जल की मात्रा 20 से 30 और वाष्प की मात्रा इसमें 25 से 40% होती है। ये सेकंड क्वालिटी का, एंथ्रासाइट बेस्ट था, ये बिटुमिनस सेकंड क्वालिटी का है। जलते समय साधारण धुआं देता है। इससे कोकिंग कोयला या जिसे कोक कहते हैं वो बनाया जाता है। भारत में सामान्यतः मध्यम श्रेणी का बिटुमिनस कोयला ही मिलता है। प्रमुख रूप से भारत में ये बिटुमिनस कोयला मिलता है। नेक्स्ट है लिग्नाइट कोयला। ये घटिया किस्म का भूरा कोयला होता है। इसकी क्वालिटी 3rd नंबर पे आ गई। कुछ लिग्नाइट कोयला काले रंग का भी होता है। भूरे रंग का मैक्सिमम होता ही है, लेकिन कुछ कोयला जो है वो काले रंग का भी होता है। इसमें कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, 45 से 55%। जल की मात्रा 30 से 55 और वाष्प की मात्रा 35 से 50% होती है। जलने पर यह थोड़ा ज्यादा धुआं देता है। इसका अधिकांश उपयोग तापीय विद्युत उत्पादन, जो मैंने बताया, कोयले को जलाकर पानी से भाप बनाई जाती है, टरबाइन चलाया जाता है, बिजली पैदा की जाती है, तो प्रमुख रूप से लिग्नाइट कोयला का उसमें उपयोग होता है। इसे बिटुमिनस और पीट कोयले के बीच की अवस्था माना जाता है। बिटुमिनस इससे अच्छी क्वालिटी का है और इससे घटिया क्वालिटी का है पीट, तो ये उसके बीच में आता है। नेक्स्ट है अपना पीट कोयला। ये 4th श्रेणी का कोयला है। कार्बन की मात्रा इसमें बहुत कम, 15 से 35% होती है। यह कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था का प्रतीक है। कोयला जब बनना शुरू होता है धरती के अंदर तो सबसे पहले पीट कोयला बनता है। जलने पर बहुत ज्यादा धुआं देगा क्योंकि कार्बन कम है, राख बनेगी और कम उष्मा देगा। कार्बन की मात्रा कम है तो उष्मा हमें कम मिलेगी। तो हमें 4 प्रकार के कोयले पता होने चाहिए क्वालिटी के हिसाब से। बेस्ट है एंथ्रासाइट, फिर है बिटुमिनस, फिर है लिग्नाइट और सबसे घटिया प्रकार का कोयला है आपका पीट। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयला उत्पादक राज्यों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों में प्रमुख रूप से कोयला मिलता है। भारत का विश्व में कोयला भंडार के दृष्टिकोण से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद 4था स्थान है। कोयला भंडार के मामले में हम 4थे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन आ जाते हैं। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भारत में कोयला भंडार 86.42 अरब टन है। ये एक विभाग है, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग। तो इसके अनुसार भारत में कोयले के भंडार इतने अरब टन है। यहां कोयले की परतें 1.2 मीटर से अधिक मोटी और धरातल से 600 मीटर की गहराई पर स्थित है। ये एक जनरल आइडिया है
कि धरती से कितना नीचे जाओगे तो आपको कोयला मिल जाएगा 600 मीटर और आपको 1.2 मीटर जितनी परत मिल जाएगी कोयले की। कोयला जो है वो परतदार या अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चट्टानों के बारे में पहले बात कर चुके हैं कि प्रमुख रूप से आग्नेय चट्टान है, आपकी अवसादी चट्टान है, कायंत्रित चट्टान है। तो जो अवसादी चट्टान है जिसे परतदार चट्टान भी बोलते हैं, मुख्य रूप से कोयला उसमें पाया जाता है। भारतीय कोयला मंत्रालय जो कि भारत सरकार का एक मंत्रालय है, उसके अनुसार भारत में 1200 मीटर की गहराई तक कोयले के 293.5 अरब टन भंडार है। इतनी बड़ी मात्रा में भारत में कोयले के भंडार है। भारत में स्थित कोयला भंडारों का 98% गोंडवाना काल की 5 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों में संचित है। भारत में लगभग सारा कोयला 98% जो कोयला है वो गोंडवाना काल के समय का है, जो कि 5 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके एक एक राज्य को देखते हैं कोयला उत्पादन के क्षेत्र के। छत्तीसगढ़ 12.71 करोड़ टन कोयले का उत्पादन होता है। यहां से सरगुजा, चिरमिरी, ये रामकोला, रामपुर, ये कुछ मुख्य उत्पादक कोयला उत्पादक क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के। कुल कोयला भंडारों का यहां पर 17% संचित है। मैंने पहले बताया कि राज्यों के नाम पता होने चाहिए, उसमें जिलों के नाम आप याद करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा, बहुत ज़्यादा बोरिंग चीज़ लगेगी। तो जिलों की बातें, एक दो जिले वो भी प्रमुख राज्यों में याद हो सके तो ही करना, लेकिन पहली प्रायोरिटी अपनी होनी चाहिए, राज्यों के नाम पता होने चाहिए। फिर है उड़ीसा, 11.29 करोड़ टन कोयले का यहां पर उत्पादन होता है। तलचर ये मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है उड़ीसा में। तलचर में राज्य के कुल भंडारों का 75%, उड़ीसा में जितना भी कोयला पाया जाता है उसका 75% हिस्सा तलचर में पाया जाता है। अन्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों में रामपुर, हिमगिर, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा राज्य मध्य प्रदेश, 7.58 करोड़ टन कोयला प्राप्त किया जाता है मध्य प्रदेश से। यहां उमरिया, शहडोल, सीधी जिलों में स्थित सिंगरौली क्षेत्र से कोयला प्राप्त किया जाता है, तो सिंगरौली नाम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अपना राज्य है आंध्र प्रदेश, 5.04 करोड़ टन कोयला यहां से प्राप्त किया जाता है। इसमें आदिलाबाद, पश्चिमी गोदावरी, ये कुछ मुख्य उत्पादक जिले हैं आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ, ये 3.72 करोड़ टन कोयला पैदा करता है, यहां से प्राप्त किया जाता है। नागपुर, वर्धा, ये कुछ प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है महाराष्ट्र के। पश्चिम बंगाल 2.8 करोड़ टन कोयला यहां से प्राप्त किया जाता है। रानीगंज, आसनसोल, ये कुछ प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, 1.47 करोड़ टन यहां से कोयला प्राप्त किया जाता है। यहां पर सोनभद्र जिला जो है वो मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। आगे अन्य राज्यों की बात की जाए, इन राज्यों के अलावा, तो मेघालय से 57 लाख टन और असम से 6.6 लाख टन कोयला प्राप्त किया जाता है। तमिलनाडु में नेवेली, गुजरात में कच्छ क्षेत्र और राजस्थान में चूने की चट्टानों के साथ बाड़मेर का जो कपूरडी है, जालिपा है, ये कुछ प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, प्रमुख उत्पादक जिले हैं इन राज्यों के अलावा। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको हर फैक्ट, हर जिला, हर क्षेत्र याद करने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक बेसिक बातें हैं भाई, अपने पाठगत प्रश्नों से भी आप समझ सकते हो कि बहुत बेसिक और बहुत आसान सी चीजें हमें पूछी जाती है। तो हमें एक एक आंकड़ा, एक एक जिला, उसका एक एक क्षेत्र याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कोयले का उपयोग। भारत में कोयले की सर्वाधिक मांग उद्योगों, विद्युत तापघरों में होती है। उद्योगों में और विद्युत तापघर, मैंने बताया आपको, कोयले को गर्म करके पानी से भाप बनाओ, टरबाइन चलाओ, बिजली पैदा कर लो, तो ये विद्युत तापघर बोला जाता है। तो प्रमुख रूप से भारत में उद्योगों में और विद्युत तापघरों में कोयले का उपयोग होता है। रेलवे में कोयले की मांग तीव्र दर से घट रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि धीरे धीरे रेलवे का विद्युतीकरण हो रहा है, इसीलिए रेलवे में कोयले की मांग धीरे धीरे कम हो रही है। 2012 में देश में प्राप्त कुल कोयले का 69% उपयोग विद्युत उत्पादन में, यानी कि कोयले का जो मुख्य उपयोग है वो विद्युत पैदा करने में, बिजली पैदा करने में किया जाता है। 29% उद्योगों में और 2% कोयला जो है वो निर्यात किया गया। तो मुख्य उपयोग आपको पता होना चाहिए कि बिजली बनाने में कोयले का उपयोग किया जाता है भारत में। भारत में अगर कोयला उत्पादन की बात की जाए और अलग अलग सालों के हिसाब से बात की जाए तो क्या आंकड़े बताते हैं। 2012-13 में ये आंकड़ा है, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और इनके सामने इसे आंकड़े लिखे गए हैं। क्या हमें ये टेबल याद रखने की जरूरत है?
बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोयले के बारे में बेसिक बातें, कोयला कितने प्रकार का होता है, भारत में कोयले का मुख्य उपयोग क्या है और कोयले के मामले में भारत का स्थान क्या है और भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला पैदा किया जाता है, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से कोयले के बारे में देखा और परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है वो बेसिक बातें देखी। तो आज की क्लास को हम यही थामेंगे। आपको क्या करना है, आज की क्लास में जो भी पढ़ा है वो आज ही रिवाइज कर डालो ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।